रोजगार की जरूरत है। युवाओं को सेना में भर्ती करने की जरूरत है। अभी आपने युवाओं को कहा कि क्षेत्रीय रोजगार की जरूरत है। मेरा जब भूपेंद्र यादव से जब इंटरव्यू किया मैंने, तब ये सवाल मैंने उनसे खास तौर से पूछा था कि स्थानीय युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पाता है। चाहे भिवाड़ी क्षेत्र की बात करें, चाहे नीमराना की बात करें, अलवर लोकसभा के किसी भी क्षेत्र में लोकल जो बेरोजगार है उनको नहीं लिया जाता। लेकिन उन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया कि कांग्रेस की ये पॉलिसी थी कि स्थानीय लोगों को कम लिया जाए। अभी हम सरकार में आएंगे तो संशोधन करेंगे। अभी सरकार में नहीं थे क्या ये? क्या आपके दिग्गज नेता वैभव गहलोत जो है, अशोक गहलोत के बेटे, वो भी जोधपुर को छोड़ करके वहाँ जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वहाँ वो नारा नहीं चलेगा क्या? लोकतंत्र में तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। क्या आपके नेता राजस्थान की बजाय हरियाणा से भी चुनाव लड़ने की संभावना जता रहे हैं? क्या वहाँ फिर भारी का और उसका नहीं चलेगा क्या मुद्दा? तो ये भारी और लोकलिटी का क्यों मुद्दा? बाहरी और लोकलिटी का तो ये चीजें समझ में आएगी। कांग्रेस के नेता ही चुनाव अपने क्षेत्र से ही लड़ते हैं, तब तो ये बातें समझ में आती है जनता के। लेकिन कांग्रेस के भी तो कई दिग्गज नेता अन्य जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई ये बात हम थोड़ी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता ज्यादा कह रहे हैं कि बाहरी ला करके थोप दी। बसपा से फजल हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं कितना वोट बैंक कांग्रेस के प्रभावित रहेंगे? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का और बसपा का वोट बैंक लगातार, जहां तक है, अमूमन एक ही मानते हैं लोग। मायावती जी ने बीजेपी से टाई अप किया हुआ है और जिस जिस लोकसभा में कांग्रेस हावी होती है, कांग्रेस के वोट बैंक को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे प्रत्याशी उतारे। सरकार ने सिर्फ बंटवारा करने का काम किया है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम किया है, जाट को अहीर से लड़ाने का काम किया है, गुर्जर को सैनी से लड़ाने का काम किया है। इसके अलावा कुछ मुद्दा नहीं है। बिहार में यादवों के खिलाफ पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, हरियाणा में जाटों के खिलाफ राजनीति करती है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है। गाय माता के नाम पे वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिमवाद के नाम पे वोट लेते हैं और गाय भी यही कटवाते हैं, हिंदू मुस्लिमवाद भी यही करते हैं। वरना तो सब लोग भाईचारे से। बलराम भाई, अभी आपने कहा कि गाय भी यही कटवाते हैं। किशनगढ़ में एक बड़ा जो हादसा दिखने में आया था गौ तस्करी का, आपके विधायक थे कांग्रेस के। सरकार तो बीजेपी की थी, सरकार आपकी थी पिछले टाइम में, तो ये जो तब नहीं चल रहा था वो काम। अच्छा, तब नहीं चल रहा था। वहाँ पर जो सरकारी जमीन के ऊपर जो अतिक्रमण कर रखा है, वो अतिक्रमण एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। उसके लिए तो काफी जो बिजली के कनेक्शन तक दिए गए हैं, तो उस समय आपकी कांग्रेस की सरकार भी थी पिछले टाइम में, फिर कनेक्शन क्यों दिए गए थे? वो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता जनसमर्थन दौरा कर रहे हैं। सचिन पायलट भी किशनगढ़ बास पहुंच रहे हैं, कल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ में प्रदेश सचिव बलराम यादव हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर के। बलराम जी, 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी ललित यादव, जो कि एक नया चेहरा है, उसके ऊपर दांव खेला है। वही भाजपा ने दिग्गज नेता को उतारा है, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री रहे। क्या लगता है अब की बार लोकसभा चुनाव को लेकर के, खास तौर से अलवर लोकसभा में जो चर्चा का विषय बना हुआ है? अलवर जिले में खासकर चर्चा का विषय बना हुआ है क्षेत्रीय बनाम बाहरी। आम जनता चाहती है कि हमारे अलवर जिले का युवा नेता संसद में जाकर के ना अलवर जिले का नेतृत्व करे, और इसी कारण से एक नई हवा अलवर जिले में चली है। 1 लाख वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जीतने जा रहा है। बलराम भाई, अभी आपने कहा क्षेत्रीय बनाम बाहरी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। क्या आपके दिग्गज नेता वैभव गहलोत जो है, अशोक गहलोत के बेटे, वो भी जोधपुर को छोड़ करके वहाँ जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वहाँ वो नारा नहीं चलेगा क्या? लोकतंत्र में तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। क्या आपके नेता राजस्थान की बजाय हरियाणा से भी चुनाव लड़ने की संभावना जता रहे हैं? क्या वहाँ फिर भारी का और उसका नहीं चलेगा क्या मुद्दा? तो ये भारी और लोकलिटी का क्यों मुद्दा? बाहरी और लोकलिटी का तो ये चीजें समझ में आएगी। कांग्रेस के नेता ही चुनाव अपने क्षेत्र से ही लड़ते हैं, तब तो ये बातें समझ में आती है जनता के। लेकिन कांग्रेस के भी तो कई दिग्गज नेता अन्य जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई ये बात हम थोड़ी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता ज्यादा कह रहे हैं कि बाहरी ला करके थोप दिया हमारे ऊपर। तो अभी आप बलराम भाई, अभी आपने कहा कि लोकलिटी का और भारी का जो मुद्दा चल रहा है, तो ये तो लोकतंत्र में तो चुनाव कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लड़ सकता है। खुद प्रधानमंत्री जी भी गुजरात छोड़ करके वाराणसी से चुनाव लड़े। देखिए, राजस्थान का नेता
आप वैभव गहलोत की बात करते हैं, वो राजस्थान का रहने वाला है। भूपेंद्र यादव जी हरियाणा में जमालपुर के रहने वाले हैं और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अलवर में उनका कोई भी भागीदारी नहीं है। अलवर के विकास में, अलवर को लेकर के 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, 12 साल राज्यसभा सांसद रहने वाला व्यक्ति 2-4 करोड़ रुपए तो यहाँ की पंचायतों को, विकास कार्यों को, कोई बड़े डेवलपमेंट को दे सकता है। आपने कुछ दिन पहले आपने ही देखा होगा, कवरेज किया है लोगों ने जोड़िया गाँव को जा करके ना, वहाँ पर इसने गोद लिया था उस गाँव को, उस गाँव की स्थिति क्या है। तो जो व्यक्ति सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आकर के कहता है मेरा 40 साल पुराना रिश्ता है अलवर ज़िले से, तो ये बातें पॉलिटिकल बातें हो गई और जनता इन बातों को समझती है। जनता ये बात समझती है कि देश में लोकतंत्र को ताला लगाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। फिर ये बात करें, राहुल गांधी जी ने भी पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, 2 जगह से लड़े थे, बरेली से उनको हार मिली थी, तो वो चीज़ तो वहाँ भी फिर दिखाई दी होगी। क्या इसी वजह से हारे हो? पिछली बार एक वेव चल रही थी, मोदी जी की हवा थी। अब की बार वो हवा नहीं है, अब की बार हवा है मोदी जी के खिलाफ। जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला किया है, जो इन्होंने संविधान बदलने का नारा दे रखा है, जो इन लोगों ने आम आदमी के जीवन को एक इमरजेंसी के रूप में लागू कर रखा है। युवा बेरोजगार हैं, अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य को लेकर के ना बड़ा खिलवाड़ है। तो इन सब चीज़ों का मुद्दा जनता के ऊपर हावी है और जनता चाहती है कि कांग्रेस को जिता करके देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, आम आदमी को लाभ मिले। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो गांव तक विकास कार्य पहुंचेंगे। यहाँ पर अंडरपास का भी उद्घाटन करना होता है तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, सांसद का कोई रोल नहीं रहता। तो इसलिए बड़ा होने का क्या मतलब है, देश में और बीजेपी में सिर्फ एक नेता बड़ा है, मोदी जी और अमित शाह जी। उसके अलावा सांसद सब गौण हैं। कब किसका भाग्य बदल जाए, कब किसका टिकट कट जाए, इसलिए वो विकास ही नहीं करते, जवाबदेही नहीं है उनकी। ऐसा तो कांग्रेस के बारे में भी चर्चा करते हैं लोग, कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी हरी झंडी नहीं दे देती तो वो भी उन्हीं के अनुरूप होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रामक प्रचार है। कांग्रेस में लोकतंत्र है और वो चुनाव होकर के ना खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आप सभी के सामने की घटना है ये। और उससे पहले सोनिया जी अगर चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी देश का, वो नहीं बनी। उन्होंने त्याग किया और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया और 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे व्यक्ति को जिसने देश की अर्थव्यवस्था को। तो बलराम भाई, आप बार बार, तमाम नेता भी ये कहते हैं कि संविधान बदलने वाली बात जो सामने आ रही कि बीजेपी, आप लगातार आरोप करते रहते हैं कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है इसलिए 400 पार का नारा दिया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसे संविधान बदला जाता है क्या कि सत्ता में आने के बाद में संविधान में पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा? ऐसे संविधान चेंज हो सकता है क्या? ये बीजेपी कह रही है। आपने सुना होगा अभी बीजेपी के किसी सांसद का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था 400 पार आते ही के साथ हम संविधान बदल देंगे। और संविधान तो ये हर दिन बदलते ही हैं। पार्लियामेंट में जब विपक्ष को एकदम से सारे को बहिष्कार करके ना विपक्ष जब बाहर चला गया था, तब इन्होंने बिल पास किए। तो ये तानाशाही है, विपक्ष को दबाना, विपक्ष की आवाज़ को दबाना, ये तानाशाही है। ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है। और आज युवाओं को क्षेत्रीय उद्योगों में रोजगार की ज़रूरत है, युवाओं को सेना में भर्ती करने की ज़रूरत है। अभी आपने युवाओं को कहा कि क्षेत्रीय रोजगार की जरूरत है। मेरा जब भूपेंद्र यादव से जब इंटरव्यू किया मैंने, तब ये सवाल मैंने उनसे खास तौर से पूछा था कि स्थानीय युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पाता है। चाहे भिवाड़ी क्षेत्र की बात करें, चाहे नीमराना की बात करें, अलवर लोकसभा के किसी भी क्षेत्र में लोकल जो बेरोजगार है उनको नहीं लिया जाता। लेकिन उन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया कि कांग्रेस की ये पॉलिसी थी कि स्थानीय लोगों को कम लिया जाए। अभी हम सरकार में आएंगे तो संशोधन करेंगे। अभी सरकार में नहीं थे क्या ये? अभी तो केंद्रीय मंत्री थे ना, अभी तो सरकार में ही थे 5 साल, क्यों नहीं किया संशोधन? अगर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये 70 साल पॉलिसी तो कांग्रेस ने बनाई थी तो सर। इन्होंने चेंज क्यों नहीं की पॉलिसी? 10 साल से राज में है, पॉलिसी अगर कांग्रेस ने बनाई थी उनको चेंज करनी चाहिए थी। आज ये आपने अखबार पढ़ा होगा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता रोक रखा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया था और उस बेरोजगारी भत्ते को सरकार बदलते ही रोक दिया इन्होंने। आज की भास्कर अखबार में खबर है, आप पढ़ना उसको, और आपने पढ़ा भी होगा कि और युवा बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं, आम आदमी पिस रहा है महंगाई के रूप में। आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय उद्योगों की बात ये कह रहे हैं कि हम संशोधन करेंगे। इससे पहले बालकनाथ जी सांसद थे, तब बीजेपी गवर्नमेंट थी,
उनको सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि आपके विकास कार्य क्या है। जनता उनसे पूछेगी कि आपने रामगढ़ का ओवरब्रिज क्यों नहीं बनाया। जनता उनसे पूछेगी कि खैरतल का ओवरब्रिज क्यों नहीं बनाया उन्होंने। इसलिए इन्होंने प्रत्याशी चेंज कर दिया। वो कहेगा मैं आया हूं, अब मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं विकास करूंगा। अगली बार इसका टिकट चेंज कर दिया जाएगा ताकि दूसरा व्यक्ति आएगा, उससे सवाल पूछने के लिए जनता नहीं रहेगी। लेकिन हमारी जनता से अपील है कि आप भूपेंद्र यादव जी से सवाल पूछें कि आप 10 साल राज्यसभा सांसद थे, केंद्र में मिनिस्टर थे, आपने एलिवेटेड रोड की घोषणा की थी सरिस्कावाड़े की, उसका काम अभी तक धरातल पर नहीं आया है। जो एक ओवरब्रिज बनाने की बात हो, अंडर ब्रिज बनाने की बात हो, छोटी सी एक ईएसआई के क्लिनिक की उद्घाटन की बात हो, तो प्रधानमंत्री जी फीता काटते हैं उसका। क्या इन सांसदों के पास कोई ताकत नहीं है क्या? तो फिर इसलिए किस चीज़ के बड़े आदमी हैं? अगर लोग कहते हैं कि भूपेंद्र जी केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो अलवर जिले का भला होगा, हम मानते भला हो सकता है, लेकिन अभी भी तो केंद्रीय मंत्री थे। इन्होंने अब क्या भला किया है? जो एक विकास की लंबी लाइन भंवर जितेंद्र सिंह ने खींची थी, उस लाइन को इन्होंने 10 साल में धूमिल करने का प्रयास किया है। इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। गाय माता के नाम पे वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिमवाद के नाम पे वोट लेते हैं, और गाय भी यही कटवाते हैं, हिंदू मुस्लिमवाद भी यही करते हैं, वरना तो सब लोग भाईचारे से बलराम भाई, रहते हैं। अभी आपने कहा कि गाय भी यही कटवाते हैं। किशनगढ़ में एक बड़ा जो हादसा दिखने में आया था गौ तस्करी का, आपके विधायक थे कांग्रेस के, सरकार तो बीजेपी की थी, सरकार आपकी थी पिछले टाइम में, तो ये जो तब ये नहीं चल रहा था वो काम। अच्छा तब नहीं चल रहा था, ये अब तो अभी फिर वर्तमान विधायक खुद का बयान आया था कि संज्ञान में है, लेकिन क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना उनका बयान। लेकिन ये 3 महीने से अगर पहले होता, ये कोई सरकार ने नहीं उठाया ये मुद्दा, ये कोई प्रशासन ने नहीं पकड़े उन गौ तस्करों को, ये तो मीडिया ने पकड़ा है। और मीडिया ने पकड़ा है, अगर मीडिया को जब नजर में आया तभी तो पकड़ा। अगर पहले से चलता तो मीडिया पहले उठाती उसको। क्या आप मानते हो कि एक विधायक को इतना पता नहीं होता कि उसके क्षेत्र में क्या क्या तमाम जो घटनाएं घटित होती है, एक एक पल की खबर रहती है विधायकों के? आप नहीं मानते कि अंदाजा नहीं था कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक को? मैं भी इस विधानसभा में 15 साल से सक्रिय हूँ और उस एरिया में भी जाता हूँ जिस एरिया से ये घटना घटी है। पहले ये घटना थी नहीं। राम भाई, चलो गौ तस्करी की बात को, लेकिन वहां पर जो सरकारी जमीन के ऊपर जो अतिक्रमण कर रखा है, वो अतिक्रमण एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। उसके लिए तो काफी जो बिजली के कनेक्शन तक दिए गए हैं, तो उस समय आपकी कांग्रेस की सरकार भी थी पिछले टाइम में, फिर कनेक्शन क्यों दिए गए थे? वो भी उस स्कीम में दी गई थी, हर घर बिजली। बीजेपी गवर्नमेंट ने अभियान चलाया था हर घर बिजली देने का। तो जो व्यक्ति जहां बसा हुआ है वहीं बिजली का कनेक्शन गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन जयंत साहब तो कह रहे थे कि 4 साल पहले हुआ है सर कनेक्शन। नहीं, तो वो कांग्रेस की सरकार वो मुद्दा ही नहीं है। वहां तो मैं भी घर बना सकता हूँ, खाली जमीन देख करके ना मैं घर बना लूंगा और मैं खेती बाड़ी करने लग जाऊंगा। लेकिन जब गवर्नमेंट को उस चीज की जरूरत पड़ेगी उस जगह की, तो गवर्नमेंट अपनी जगह को ले सकती है। ये कोई अतिक्रमण थोड़ी होता है। जो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहां पर ये रिको चिन्हित की थी कि औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे वहां पर, बीजेपी सरकार ने आते ही उसको खत्म कर दिया। अगर रिको नहीं बन रहा है, किसान उस जगह पर कब्जा करके बैठा है, किसान वहाँ खेती बाड़ी कर रहा है, तो पटवारी जाकर गिरदावरी ले सकता है उनसे, उनका उनका जुर्माना भरेगा किसान। गवर्नमेंट की जगह किसी के काम तो आ रही है ना, काम आ रही है गवर्नमेंट, उसमें गिरदावरी लेती है, गिरदावरी लेकर के किसान को उसका जुर्माना भरना पड़ता है, और वो भर रहा है वो जुर्माना। अच्छा बलराम भाई, आप सबसे ज्यादा करीबी रहे डॉक्टर करण सिंह के, आप सबसे ज्यादा करीबी रहे उनके, काफी लंबा समय उनका रहा कांग्रेस में, क्या वजह मानते हैं उनको कांग्रेस छोड़ने की? देखिए, ये बात तो डॉक्टर करण सिंह जी बताएंगे कि उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़ी है। और मेरी विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है। कांग्रेस में मैं छात्र राजनीति से एक तरह का ये कह सकते हैं कि मेरी नींव कांग्रेस की है, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है। और मैं उस भावना से प्रभावित हूँ जिस देश में सभी धर्मों को फलने फूलने की आज़ादी मिलती है। मैं उस भावना से प्रेरित हूँ जिस देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। मैं उस भावना से प्रेरित हूँ जिसमें सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है। मैं उस भावना से प्रेरित हूँ जिसमें सूचना का अधिकार दिया जाता है कि आप एक एमएलए ने कितना बजट कहाँ लगाया है, सरपंच ने कहाँ बजट लगाया है, प्रधानमंत्री ने कहाँ बजट लगाया है, उसकी जानकारी आम आदमी ले सकता है। वो कानून गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार ने बनाया था। उस नरेगा का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी कि गांव का व्यक्ति पलायन करके शहर की तरफ ना जाए, गांव में ही विकास कार्य हों और गांव के व्यक्ति को रोजगार मिले नरेगा के तहत। तो मैं ऐसी विचारधारा से प्रभावित हूँ और ऐसी विचारधारा को मैं प्रचार प्रसार भी करता हूँ। चूँकि मैं पिछले दिनों राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, तो मैंने गांव की मूलभूत सुविधाओं को, पंचायती राज में सत्ता के विकेंद्रीकरण को देखा है
और कांग्रेस का जो मूलभूत और अभिभूत योगदान इस देश के निर्माण में है, वो बीजेपी सरकार ने सिर्फ बंटवारा करने का काम किया है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम किया है, जाट को अहीर से लड़ाने का काम किया है, गुर्जर को सैनी से लड़ाने का काम किया है। इसके अलावा कुछ मुद्दा नहीं है। बिहार में यादवों के खिलाफ पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, हरियाणा में जाटों के खिलाफ राजनीति करती है। तो वो कोई हिंदू मुस्लिमवाद भी उनका एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा है कि हम किस तरह से सत्ता में बने और कौन व्यक्ति सत्ता पे काबिज है, उसकी कमियां निकाल करके उसको सत्ता से उखाड़ फेंके और हम सत्ता में काबिज हो जाएं। चलो भाई बलराम भाई, अंतिम सवाल पूछ लेते हैं चलते चलते। बसपा से फजल हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं कितना वोट बैंक कांग्रेस के प्रभावित रहेंगे? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का और बसपा का वोट बैंक लगातार, जहां तक है, अमूमन एक ही मानते हैं लोग। मायावती जी ने बीजेपी से टाई अप किया हुआ है और जिस जिस लोकसभा में कांग्रेस हावी होती है, कांग्रेस के वोट बैंक को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे प्रत्याशी उतारे जाते हैं। मायावती जी की कमी बीजेपी के पास में है। अगर मायावती जी बीजेपी के खिलाफ चुनाव का इंडिया गठबंधन से तालमेल कर लेती तो बीजेपी ने उसको धमका रखा है, उसको एक तरह का नज़रबंद किया हुआ है। आपने देखा होगा कि हमेशा बसपा मुखर होकर के चुनाव लड़ती है, लेकिन कुछ वर्षों से देखा है कि बीजेपी के इशारों पे टिकट वितरण किया जाता है। तो इन प्रत्याशियों के ऐसे बलराम भाई, प्रत्याशियों से जनता जान चुकी है, इनको कोई वोट इतना नहीं आ पाएगा। बलराम भाई, आप कह रहे हो कि बीजेपी के इशारे से चुनाव लड़ती है बसपा। पिछले अगर सरकार की बात करें, बसपा के 6 विधायक थे, 6 के 6 ने समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया था, फिर तो इशारा तो कांग्रेस की साइड हुआ। तो कांग्रेस गवर्नमेंट बन चुकी थी, इसलिए समर्थन दिया था उन्होंने। कांग्रेस गवर्नमेंट बन चुकी थी और उनकी आवश्यकता नहीं थी। तो हर व्यक्ति, निर्दलीय व्यक्ति भी सत्ता के साथ रहना चाहता है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। और पार्लियामेंट का तो आप जहां भी देखोगे इसी प्रकार का टिकट वितरण बसपा का रहता है हमेशा। बसपा सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ा रही है आजकल देश में, और उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से दबाव की राजनीति करके सत्ता में बैठे हुए लोगों को सत्ता से ईडी, सीबीआई इनका दुरुपयोग करके भाजपा सरकार सत्ता में बनी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस इश्यू को नहीं उठाता तो ये भी नहीं पता चलता कि 200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली कंपनी 1000 करोड़ बीजेपी को चंदा दे रही है, ये भी आम जनता को पता नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश सचिव बलराम यादव। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होंगे। अलवर के जनता का क्या मन रहेगा वो परिणाम के अंदर स्पष्ट हो जाएगा, आखिर जनता किसके साथ रहेगी। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, विक्रांत यादव।